हेलो स्टूडेंट्स, निशान डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है बच्चों। आज अपन चैप्टर नंबर 2 देखेंगे, 11वीं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का। ठीक है बच्चों, 11th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का आज हमारा हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, परमाणु संरचना और आवर्त सारणी। दैट्स एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब परमाणु तो बच्चों आप शुरू से पढ़ते हुए आते हो। परमाणु क्या है? ठीक है, एटम जिसे अपन इंग्लिश के अंदर बोलते हैं। ये देखो फ्रंट पेज हमने बता रखा है आपको। सोडियम है बच्चों, ओरम है, जिंक है, क्रोमियम है। ठीक है, इस प्रकार से अपन इस चैप्टर को शुरू करते हैं बच्चों। ये देखिए, सबसे पहली चीज कि व्हाट इज एटम, परमाणु क्या है। आप देखो बच्चों, महर्षि कणाद ने सबसे पहले बताया था क्या, किसी भी द्रव्य का मतलब क्या होता है बच्चों? पदार्थ, इंग्लिश में मैटर। कहने का मतलब महर्षि कणाद ने क्या बताया कि किसी भी द्रव्य अथवा पदार्थ को छोटे छोटे कणों में तोड़ने पर एक ऐसी अवस्था आती है जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सके। आप पदार्थ को तोड़ते जाइए, एक अवस्था ऐसी आएगी जब उस पदार्थ को अथवा द्रव्य को बच्चों आगे तोड़ना कठिन हो जाएगा। तो फिर अपन उसे क्या कहेंगे? परमाणु। किसने बोला? महर्षि कणाद ने। यह सूक्ष्मतम कण जो अविभाज्य होता है, इसे हम क्या कहते हैं? परमाणु। 1808 में बच्चों जॉन डाल्टन ने भी यही बताया था कि परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है जो रासायनिक क्रियाओं में एक इकाई की तरह भाग लेता है। ठीक है, जॉन डाल्टन ने भी क्या बोला बच्चों कि परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है जो रासायनिक क्रियाओं की एक इकाई होता है। ठीक है बच्चों, अब चले अपन आगे। परमाणु के प्रतिरूप को आपने 9th में भी पढ़ा होगा। ये 4 यहां पर आपने 9th में तो 3 पढ़े होंगे। थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल और सोमरफील्ड का विस्तार। पर बच्चों ये अपने 11th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में नहीं है। ठीक है, तो अपन ये केवल वैसे ही नाम ध्यान रख लेंगे। अब आ गया तरंग यांत्रिकी, ये फिजिक्स का टॉपिक है बच्चों। आप देखो तरंग यांत्रिकी का मतलब क्या होता है कि जैसे प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है ना, वैसे इलेक्ट्रॉन की भी द्वैत प्रकृति होती है। आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि प्रकाश तरंग की तरह भी व्यवहार करता है, प्रकाश कण की तरह भी व्यवहार करता है। तो बच्चों वैसे इलेक्ट्रॉन के लिए भी यही है कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अथवा गति को एक नई प्रणाली द्वारा ज्ञात किया जाता है, जिसे तरंग यांत्रिकी कहते हैं। इसमें देखो, एक तो डी ब्रोगली का इलेक्ट्रॉन द्वैत प्रकृति का सिद्धांत और एक हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। नाम से स्पष्ट है विद्यार्थियों, डी ब्रोगली के इलेक्ट्रॉन द्वैत प्रकृति का सिद्धांत क्या कहता है कि वर्ष 1924 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक डी ब्रोगली ने बताया कि इलेक्ट्रॉन की दोहरी प्रकृति होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन कण के रूप में भी होता है और इलेक्ट्रॉन तरंग के रूप में भी होता है। ध्यान रखना, यानी कि कहने का मतलब यह है कि डी ब्रोगली की यहां पर देख लो बच्चों, इस प्रकार से द्वैत प्रकृति। क्या कहा डी ब्रोगली ने
कि इलेक्ट्रॉन की दोहरी प्रकृति होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन कण के रूप में भी होता है और इलेक्ट्रॉन तरंग के रूप में भी होता है। डी ब्रोगली ने अपने सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए अपनी समीकरण दी। आप देखो लैम्डा बराबर h अपॉन mv होता है। लैम्डा क्या है बच्चों? तरंग दैर्घ्य। h क्या है? प्लांक स्थिरांक। m क्या है? द्रव्यमान। और v क्या है? वेग। आपने पढ़ा है कि तरंग समीकरण को प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से E बराबर h न्यू होता है बच्चों। आइंस्टीन की ऊर्जा द्रव्यमान समीकरण पढ़ी अपन ने, E बराबर mc स्क्वायर। तो आप देखो दोनों को अपन ने इक्वल किया। न्यू क्या है? इसको ऐसे लिखते हैं बच्चों, न्यू बराबर आवृत्ति, आवृत्ति बराबर प्रकाश का वेग अपॉन तरंग दैर्घ्य। तो v बराबर c अपॉन न्यू बराबर c अपॉन लैम्डा। देखो आप, इसलिए h इंटू सी अपॉन लैम्डा बराबर mc स्क्वायर। आप देखो अपन ने क्या किया कि यहां पर जो v, ये आवृत्ति बराबर, यहाँ v क्या है बच्चों? आवृत्ति है, ठीक है। तो v बराबर क्या हो गया? c अपॉन लैम्डा। अपन ने यहाँ पर v की जगह, बहुत इजी है भाई, अपन ने यहाँ पर न्यू है, तो इस न्यू की जगह, मेरी बात सुनो, इस न्यू की जगह अपन ने यहाँ पर क्या रख दिया? c अपॉन लैम्डा। तो फिर हमारे पास क्या आ गया? देखो h इंटू सी अपॉन लैम्डा बराबर mc स्क्वायर। एक c से c कट गया बच्चों, तो h अपॉन लैम्डा बराबर mc। तो लैम्डा बराबर h अपॉन mc। चूंकि c बराबर v, तो लैम्डा बराबर h अपॉन mv। ये देखो आप, लैम्डा बराबर क्या आ गया बच्चों? h अपॉन mv। आप लोग समझो, यही वाली जो समीकरण है ना, ये डी ब्रोगली की द्वैत समीकरण है, ठीक है। उसके बाद बच्चों हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी भी क्षण किसी भी सूक्ष्म कण की स्थिति और संवेग का एक साथ ज्ञात करना संभव नहीं है। आज इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो आप इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग का बिल्कुल एक साथ मेजरमेंट नहीं कर सकते। अगर आप उसके संवेग को सही ज्ञात कर लोगे तो आपको उसका वेग, आपको उसकी स्थिति का सही ज्ञान नहीं हो भाई। तभी तो नाम दिया बच्चों हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। का मतलब यही है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन के संवेग और स्थिति सदैव अनिश्चित होते हैं। कहने का मतलब वर्ष 1927 में हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया। किसी भी क्षण किसी भी सूक्ष्म कण की स्थिति और संवेग के मानों को एक साथ ज्ञात करना संभव नहीं है। इन दोनों के वास्तविक मानों का पता नहीं लगाया जा सकता। और क्या समीकरण दी देखो आप, डेल्टा पी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये अनिश्चित हो गया बच्चों। h अपॉन 4 पाई, डेल्टा पी एक्स क्या है? संवेग की अनिश्चितता, और डेल्टा एक्स क्या है? स्थिति की अनिश्चितता, ठीक है। ये हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता की समीकरण। तो दो सिद्धांत हो गए बच्चों, एक तो डी ब्रोगली की द्वैत प्रकृति का सिद्धांत और एक हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। अब हमारा जो अगला टॉपिक आ रहा है ना बच्चों, कक्षक। देखो कक्षक जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्बिटल। अब कक्षक क्या होते हैं? वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक होती है। भाई आपने ये तो पढ़ा है कि यार नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, देखो आप। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कौन सी जगह पर ज्यादा संभावित है, उसको बोलेंगे बच्चों कक्षक। कक्षक का मतलब क्या है, वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक होती है उसे अपन कक्षक कहते हैं। अब बच्चों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वांटम संख्या आती है परीक्षा में। केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, क्वांटम संख्या है। आप लोग देखो, किसी भी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की स्थिति, ठीक है, स्थिति और प्रकृति का वर्णन जिन संख्याओं के द्वारा किया जाता है उन्हें अपन क्वांटम संख्या कहते हैं। ध्यान रखना, क्वांटम संख्या किसी भी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की स्थिति और प्रकृति का वर्णन जिन संख्याओं से किया जाता है। आप लोग देखो बच्चों, 4 होती है क्वांटम संख्या, पढ़ेंगे अपन 1 बाय 1। एक आपकी मुख्य क्वांटम संख्या, एक आपकी दिंगसी क्वांटम संख्या, एक आपकी चुंबकीय क्वांटम संख्या और एक आपकी चक्रण क्वांटम संख्या। ये इलेक्ट्रॉन की स्थिति और प्रकृति के बारे में बताती है। समझो, बहुत इजी है। जैसे सबसे पहले मुख्य क्वांटम संख्या में चलें तो सबसे पहली चीज, ये क्वांटम संख्याएं परमाणु के आकार को बताती है। किसको बताती है बच्चों? परमाणु के आकार को। और इन्हें काई से प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। आप देखो KLM तथा यहां पर n के लिए n का मान 1, 2, 3, 4 और आपने छोटी क्लास में ही पढ़ा होगा कि किसी भी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है बच्चों 2n²। और इसकी वजह से देखो आप, अधिकतम इलेक्ट्रॉन K में कितने बच्चों? 2, L में कितने? 8, M में कितने? 18, N में कितने? 32। देखो कितने बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है हमने। तो मुख्य क्वांटम संख्या आपको परमाणु के आकार के बारे में बता रही है। कुल मिलाकर अपन कह सकते हैं, इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि KLMN कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 32। अब आगे समझो बच्चों, दिंगसी क्वांटम संख्या, एक कोश में कितने उपकोश हैं, उपकोश की आकृति क्या है और उपकोश कौन से, या यूं कहें इलेक्ट्रॉन किस उपकोश में उपस्थित है। समझो आप लोग। यानी कि दिंगसी क्वांटम संख्या हमें क्या बताएगी कि एक कोश में कितने उपकोश है, ठीक है, और उन उपकोशों की आकृति क्या है और उनमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरे हुए हैं या कैसे उपस्थित हैं, ये दिंगसी बताएगी। और बच्चों इसे L से दर्शाते हैं। और उपकोश कौन कौन से होते हैं? S, P, D और F। देखो, और किसी भी कोश के लिए उपकोश 0 से n-1 होता है। देखो 0 से n-1। देखो बच्चों, K कोश के लिए n कितना होता है? 1। तो L बराबर कितना हो गया? 0। क्योंकि n कितना है? 1। 1 में से कितना घटा है? 1। तो कितना आया? 0। तो फिर उसके अंदर कितना उपकोश हुआ? S। बहुत इजी है। n बराबर कितना है? 2। 2 में से 1 गया बच्चों, कितना हो गया? 1। तो 0, 1।
0 1, तो S उपकोष और P उपकोष n बराबर 3 में कितना 0 1 2, तो S उपकोष, P उपकोष और D उपकोष। उसी प्रकार से n बराबर 4 में 0 1 2 3, तो S P D और F। ध्यान रखना बच्चों, S के लिए 0, P के लिए 0 1, D के लिए 0 1 और 2। ऐसे अपन यूं समझ सकते हैं, आप लोग देखो, जैसे अपन यहां पर कहें देखो, जैसे 0 से n-1, तो s बराबर, s में कितना है बच्चों, l बराबर 0, यानी कि s के लिए दिंगसी क्वांटम संख्या 0, p के लिए 0 और 1। ठीक है, हाँ, n बराबर कितना है 1, तो n बराबर 1 कौन सा कोष, k कोष। k कोष में कुल मिलाकर 1 उपकोष। l कोष में कितने उपकोष बच्चों, 2 उपकोष, s और p। ठीक है, उसी प्रकार से m कोष में कितने, 3 उपकोष, s p और d, और उसके बाद n में कितने, 4 s p d और f। और ध्यान रखना बच्चों, किसी भी उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का ये सूत्र होता है 2 12 प्लस 1। और इसके द्वारा अपन कैसे ज्ञात करेंगे, तो s के लिए l बराबर 0, तो 2 को 0 से ये हो गया अपना टोटल, तो 2, l में 2 इंटू 1 प्लस 2, तो ये हो गया 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6, d में 10, f में 14। ध्यान रखना s p d और f, इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं बच्चों, 2। P में कितने आते हैं, 6, जरूरत पड़ेगी आगे, ध्यान रखना। D में 10 और F में 14। कहने का मतलब दिंगसी क्वांटम संख्या आपको उपकोष के बारे में बताती है। मेन बात समझ लो आप तो बच्चों, आपको मुख्य क्वांटम संख्या क्या बताएगी, कोष के बारे में। आपको दिंगसी क्वांटम संख्या क्या बताएगी, उपकोष के बारे में। आपको चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या बताएगी, कक्षक के बारे में। और आपको जो लास्ट वाली है बच्चों, जैसे अपन कहें कि लास्ट वाली अपन ने यहां पर देखी थी, जैसे इस प्रकार से ये देखो 4 क्वांटम संख्याएं आपको बताई। चक्रण क्या बताएगी बच्चों, कि इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है, कैसे मूव करता है, उस प्रकार की सिचुएशन आपको कौन सी बताएगी, चक्रण क्वांटम संख्या। अब ये ध्यान रखना है आपको, एस उपकोष की आकृति गोलाकार होती है, पी उपकोष की आकृति डंबलाकार होती है, डी उपकोष की आकृति द्विडंबलाकार होती है, और एफ उपकोष की आकृति जटिल होती है। आकृतियां भी ध्यान रखो। एस उपकोष की आकृति कैसी, गोलाकार, पी की कैसी, डंबलाकार, डी की कैसी, द्विडंबलाकार, और एफ की कैसी बच्चों, जटिल आकृति होती है। अब अपनी नंबर 3 आ गई, चुंबकीय क्वांटम संख्या। देखो इधर चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षक के बारे में बताएगी। अभी मैं बात भी कर रहा था, m से प्रकट करेंगे, इसका मान l पर डिपेंड करता है, जो -1 से +1 होता है। एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2। देखो s बराबर 0, एक कक्षक है बच्चों, p 1 -1 से +1, तो देखो ना -1 0 और 1, तो कितने कक्षक, 3। उसके बाद डी में कितने, 2, -2 से +2, समझ गए। तो -2 -1 0 +1 +2, तो कितने हो गए, 5। और उसी प्रकार से एफ कितना बच्चों, 3। ये एल का मान अभी मैंने आपको किस में बताया था, दिंगसी क्वांटम संख्या में, उसी के आधार पर निकाल रहे हैं।
अब 3 है ना बच्चों, तो 3 -3 से +3, यानी कि -3, ठीक है, -3, -2, -1, 0, ठीक है, 0, +1, +2, +3 यानी कि 7। कुल मिलाकर अपन कह सकते हैं कि S उपकोष में एक कक्षक होता है, ठीक है। P उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, D उपकोष में 5 कक्षक होते हैं और F उपकोष में 7 कक्षक होते हैं। देखो हमने डिब्बे के द्वारा बनाकर भी बता रखा है। ये ध्यान रखना, क्योंकि इसकी जरूरत अपन जो कार्बनिक रसायन पढ़ेंगे ना 6 चैप्टर के बाद, जो अपना अगला चैप्टर होगा, जैसे मान लीजिए सेकंड इकाई जो होगी, तो उसके अंदर अपन जो पढ़ेंगे उसमें इनकी जरूरत पड़ेगी। आप लोग समझ गए बच्चों? पहली क्वांटम संख्या मुख्य किसके बारे में बताया? कोश के बारे में। दूसरी क्वांटम संख्या दिंगसी क्वांटम संख्या किसके बारे में बताया? उपकोष के बारे में। तीसरी क्वांटम संख्या चुंबकीय क्वांटम संख्या किसके बारे में बताया? कक्षक के बारे में। अब देखो आ गया चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्या है साहब? यह इलेक्ट्रॉन को अपनी दूरी पर चक्र लगाने में बताती है। देखो चक्रण अपन यूं कह सकते हैं, देखो इस प्रकार से आप लोग देखो, जैसे यहां पर आपको बता रखा है, देखो ऐसा निशान, ये ऊपर ये नीचे। देखो यदि इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त घूम रहा है, क्लॉकवाइज जैसे घड़ी घूमती है, यदि इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त घूम रहा है तो उसके लिए प्लस आधा, और अगर वामावर्त घूम रहा है बच्चों घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में, तो उसके लिए माइनस आधा। दक्षिणावर्त इलेक्ट्रॉन के घूमने को, वामावर्त इलेक्ट्रॉन के घूमने को इस प्रकार से दर्शाया जाता है। ये देखो, ठीक है। तो मैंने आपको चारों क्वांटम संख्याओं का बड़ा सीधा तरीके से एक्सप्लेनेशन बता दिया। संक्षिप्तीकरण मामले में 4 हैं बच्चों। पहली मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरी दिंगसी क्वांटम संख्या, तीसरी चक्रण क्वांटम संख्या और तीसरी चुंबकीय क्वांटम संख्या और चौथी चक्रण क्वांटम संख्या। और 11th क्लास के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ये हाफ ईयरली में एनुअल में पूछा जाता है। तो मेन बात ध्यान रखो आप, तो मुख्य किसको? कोश को, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरी कौन सी थी बच्चों? दिंगसी, किसको? उपकोश को। उसके बाद चुंबकीय कक्षक को, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को, घूमने को, ठीक है। अब आ गया बच्चों न्यूक्लियॉन। इसकी भी परिभाषा 1 नंबर की परीक्षा में पूछ ली जाती है। आप छोटी क्लास के अंदर ही पढ़ते हुए आए हो, जैसे ये परमाणु और ये बच्चों इसका नाभिक, दैट इज न्यूक्लियस, जिसके बारे में रदरफोर्ड ने बताया था। अपने को पता है भाई कि परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, या परमाणु के 3 अपरमाणु कण होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अपन ये भी जानते हैं कि प्रोटॉन धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। तो बच्चों नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियॉन, ये न्यू शब्द तो लिया है न्यूट्रॉन से, और ये ओन शब्द लिया है बच्चों प्रोटॉन से। कहने का मतलब किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोन। उसके बाद देखो बच्चों परमाणु क्रमांक, दैट इज एटॉमिक नंबर, जिसको परमाणु संख्या भी कहते हैं।
अब परमाणु क्रमांक क्या होता है बच्चों, अभी मैं आपको बता रहा था। जैसे ये परमाणु बहुत इजी, ये इसका नाभिक, तो नाभिक में केवल प्रोटॉन की संख्या की बात करें तो वो उसका परमाणु क्रमांक हो गया, जिसको जेड से लिखते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, 10वीं में पढ़ा होगा आपने कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। तो जब कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है तो फिर उसका जैसे कार्बन के अंदर प्रोटॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं नाभिक में, तो फिर उसका परमाणु क्रमांक भी कितना हो जाएगा, 6। ऑक्सीजन में 8 तो 8। ठीक है बच्चों, परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है क्योंकि परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बराबर। आप भी जानते हो अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर नहीं होगी ना बच्चों, तो फिर वो परमाणु ही नहीं होगा, फिर तो वो आयन हो जाएगा। तो आप यहां पर देखो, परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है क्योंकि उसमें प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। कुल मिलाकर नाभिकीय, ये प्रोटॉन है बच्चों, प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन अलग मैटर है। नाभिकीय प्रोटॉन की संख्या बराबर कक्षकीय इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब द्रव्यमान संख्या क्या होती है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको न्यूक्लियन बताया था। तो न्यूक्लियन बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो अगर आप नाभिक में जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं उनको आप जोड़ दो, उनका आप टोटल कर दो, तो ध्यान रखो वो क्या कहलाएगी, द्रव्यमान संख्या। यानी कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। और बच्चों इसे ए से प्रकट करते हैं, ए से। ठीक है, अगली परिभाषा देखो, पहले तो ये देख लो इसका फॉर्मूला, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या। अब आ गए समस्थानिक, ये तो आपने छोटी क्लास में पढ़े भी होंगे बच्चों। यानी कि एक ही तत्व के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं किंतु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, उन्हें कहते हैं अपन समस्थानिक। जैसे आप यहां पर समझ सकते हो, कार्बन के 3 समस्थानिक हमने आपको यहां पर बता रखे हैं, 6C12, 6C13 और 6C14। आप देखो नीचे परमाणु क्रमांक 6, ऊपर द्रव्यमान संख्या 12, 13, 14। तो देखो ना भाई, परमाणु क्रमांक क्या है, समान है, द्रव्यमान संख्या के अलग अलग है, और एक ही तत्व के हैं। यानी कि एक ही तत्व के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। और संबारिक बच्चों इसका विपरीत है, ये अलग अलग तत्व के होंगे, एक तत्व के नहीं होंगे। यानी कि अलग अलग तत्व के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग बट जिनकी द्रव्यमान संख्या समान, उसके विपरीत। उदाहरण देख लो, आर्गन और कैल्शियम का जो संकेत है, इससे ये पता लग रहा है, देखो ये देखो परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है बट द्रव्यमान संख्या समान है, तो इन्हें अपन क्या कहेंगे, समबारिक। एक होते हैं बच्चों सम न्यूट्रॉनिक, जिसमें न्यूट्रॉन समान होते हैं। आप देखो 6C14 और 7N15 में 6 और 7 है, परमाणु क्रमांक तो 6 और 7 है, यानी कि प्रोटॉन की संख्या 6 और 7 है। अब 14 में से 6 घटाओगे तो 8, और 15 में से 7 घटाओगे तो 8, तो न्यूट्रॉन इसमें भी कितने, 8। ठीक है, और इसमें भी न्यूट्रॉन कितने, 8। तो बताओ न्यूट्रॉन की संख्या समान हो गई, तो अपन बोलेंगे सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है, आ गया बच्चों समझ में। अब देखो कक्ष और कक्षक में अंतर बता दूं, ये भी इंपॉर्टेंट है, आ जाता है बच्चों परीक्षा के अंदर। कक्ष की अवधारणा नील्स बोर ने दी थी, जबकि कक्षक कहां से आया, तरंग यांत्रिकी के सिद्धांत से आया। कक्ष में
द्विविमीय पथ होता है साहब, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। द्विविमीय का मतलब होता है बच्चों ऐसे, जबकि कक्षक क्या होता है? त्रिविमीय। त्रिविमीय का मतलब ऐसे, 3 डायमेंशन, ठीक है। और जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना रहती है। कक्षक मुख्य क्वांटम संख्या n से प्रदर्शित होता है, जबकि आपका जो कक्षक है n मतलब आपकी दिंगसी, उसके बाद चुंबकीय, और साथ में अपन यूं कह सकते हैं, सॉरी मुख्य, वही मुख्य, एन मतलब मुख्य, एल मतलब कौन सी? दिंगसी, और एम मतलब चुंबकीय, उनसे प्रदर्शित होता है। बच्चों कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? 2n², जबकि कक्षक में कितने रह सकते हैं? 2। एक में 2 कक्षक रह सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम स्टार्ट करेंगे एस कक्षक, ठीक है, जो आपको देखो कितना बढ़िया गोल शेप में अपन ने यहां पर बता रखा है। आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही काफी है। अब अपन इसके आगे अगले वीडियो में देखेंगे। जुड़े रहिए निशान से जुड़े रहेंगे बच्चों, सफलता निश्चित है। थैंक यू।